हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है, दो ध्रुवीयता का अंत, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपके 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वो इस सीरीज में, इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज करा दूंगा आपको और वन शॉट भी करा दूंगा। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, आपका पेपर कई सेक्शन में बट के आता है। जो आपका सेक्शन ए आता है, यानी कि जिसमें आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसके लिए हमने ऑलरेडी लाइव क्लास करा रखी है। लाइव क्लास हमारी चल ही रही है, 8 बजे होती है। ठीक है, तो आप लाइव क्लास में एमसीक्यू कर लोगे, यानी सेक्शन ए आपका वहां से हो जाएगा। उसके बाद जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, वो इन सीरीज से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखनी है। सिलेबस देख लीजिए। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो फर्स्ट बुक में से तो सारे चैप्टर आ रहे हैं और सेकंड बुक में से 2 चैप्टर आ रहे हैं। ये बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे मिड टर्म एग्जाम की। ठीक है, मिड टर्म एग्जाम की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। और ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इस वीडियो में देख रहे हो, ये क्वेश्चन प्लस में और क्वेश्चन ऐड करके आपको हमारी वेबसाइट में बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, फ्री में अवेलेबल है। हम अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे। तो क्लास 12th eklavyastudypoint.com में जाके क्लास 12th में जाना है, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। पॉलिटिकल साइंस में जाना है। इसके बाद यहाँ पे देखो 2 सेक्शन दिख रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्लस जितने वीडियो में उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और वीडियो को देखने से पहले हमेशा एक रूल होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देखने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले हमको चैप्टर को समझना होता है। जब हम चैप्टर को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं तो हमें उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो मैंने सभी चैप्टर की वीडियो बना रखी है। बुक 1 के आपके सातों के सातों चैप्टर करा रखे हैं। ठीक है, लिंक इनका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे चैप्टर देख सकते हो। बुक 2 से आपके 2 ही चैप्टर आ रहे हैं मिड टर्म में, तो दोनों चैप्टर आपके करा रखे हैं। इसके अलावा जो आपका सेक्शन ए आता है, जिसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए लाइव क्लास करा रखी है। देखो प्लेलिस्ट में आपको लाइव भी मिल जाएगी, तो आप इनको भी देख के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और इस वीडियो में स्पेशली हम कौन से क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, आपके 2 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर के। 6 नंबर के क्वेश्चन का मतलब है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, और 2 नंबर का क्वेश्चन का मतलब है वेरी शॉर्ट, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मिक्स वीडियो है, यानी इसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, बर्लिन की दीवार के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, बर्लिन की दीवार से ना आपके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे बनते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, बताइए बर्लिन की दीवार कब बनी? 1961 में बनी। ठीक है, कितने किलोमीटर लंबी थी? 150 किलोमीटर लंबी थी। 28 साल तक ये खड़ी रही थी और 9 नवंबर 1989 को इसको गिराया गया था वहां की आम जनता के द्वारा। ठीक है, तो कब बनी थी? 1961 में। और कब गिराई गई? 1989 में। दोनों डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, कितना गैप है इनके बीच में? 28 साल का गैप है। कितने किलोमीटर लंबी है? 150 किलोमीटर लंबी है। ये तो हो गया क्लियर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कई बार ये पूछते हैं कि बर्लिन की दीवार जो थी वो किसके बीच में विभाजन का प्रतीक थी? ठीक है, किसको विभाजित करती थी? तो यहाँ पे समझिए, देखिए, ये मान लीजिए यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप का मानचित्र बना दिया, ऐसा मान लीजिए। यूरोप ये जो महाद्वीप है, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। ठीक है, एक तरफ था पूर्वी यूरोप, एक तरफ था पश्चिमी। तो ये जो पूर्वी और पश्चिमी है, इसको खेमा भी कहा जाता है, यानी पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा। पूर्वी खेमे की अगुवाई कर रहा था सोवियत संघ, पश्चिमी खेमे की अगुवाई कर रहा था अमेरिका, यूएसए। ठीक है, ये। अब देखो, यूरोप महाद्वीप में जर्मनी नाम का एक देश था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन होती थी। बर्लिन में ये दीवार खड़ी की गई थी और ये विभाजन का प्रतीक थी पूर्वी और पश्चिमी दुनिया की। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये विभाजन का प्रतीक थी पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच में। ठीक है, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में विभाजन का प्रतीक थी, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बन जाएंगे। और जब तक आप चैप्टर की वीडियो नहीं देखोगे तो हो सकता है क्वेश्चन याद करने में दिक्कत हो। चैप्टर की वीडियो जरूर देखना है। अगला क्वेश्चन, बताइए कि दूसरी दुनिया से क्या अभिप्राय है, या दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल याद करके जाना। हो सकता है आपके पेपर में रिपीट हो जाए, दोबारा से आ जाए। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि यूरोप महाद्वीप में बंटवारा हो गया था, बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी गई थी। एक तरफ पूर्वी
खेमा था, एक तरफ पश्चिमी खेमा था, ठीक है, इस तरीके से। वैसे पूर्वी खेमा इधर की तरफ होता है, अगर मैं दिशाओं के हिसाब से देखूं तो पूर्वी खेमा इधर होता है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे दिशा नहीं देखनी, आपको बस समझना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने बना दिया। अब देखो, पूर्वी खेमा पश्चिमी खेमा इस तरीके से बन गया है। तो जो पूर्वी यानी कि जो सोवियत संघ वाला खेमा था, जो यूएसएसआर वाला खेमा था, इसमें जो भी देश शामिल हुए थे, जितने भी देश इसमें शामिल हुए थे, इन सभी देशों, इसी गुट को ही हम दूसरी दुनिया कहते हैं, ठीक है। दूसरी दुनिया इनको कहा जाता है। जब दुनिया का बंटवारा शुरू हो गया था 1945 के बाद, जो भी देश अमेरिका की तरफ, ठीक है, गए थे, वो तो क्या कहलाए थे, पश्चिमी कहलाए थे। लेकिन जो देश पूर्वी यानी कि जो सोवियत संघ में शामिल हो गए थे, वो पूर्वी खेमे के देश कहलाए थे, और पूर्वी खेमे के देश ही क्या कहलाए थे, दूसरी दुनिया के देश कहलाए थे, ठीक है। इन्होंने कौन सी व्यवस्था को अपनाया था, साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोवियत संघ की मुख्य विशेषता बताइए। पेपर में आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा सकते हैं, आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताइए सोवियत संघ जो था उस वो कैसे एक ताकतवर महाशक्ति बनना, ठीक है, उसके पास ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो ताकतवर हो गया, कैसे भी आपसे पेपर में घुमा के पूछ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से सोवियत संघ ताकतवर था, ये उसकी विशेषताओं में भी आ जाएगा, समझते हैं। सोवियत संघ जो था, इसमें विरोध किया गया था पूंजीवाद का, यानी ये पूंजीवादी जो व्यवस्था है इसका विरोध करा था इन्होंने, और समाजवादी व्यवस्था को ये बेहतर मानते थे, ठीक है। इसको बेहतर मानते थे, समाजवादी व्यवस्था को, समाजवाद को इन्होंने अपना रखा था। यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था थी वो राज्य के हाथ में थी, राज्य का मतलब सरकार के हाथ में थी, और पूरी तरीके से प्लान थी। प्लान का मतलब है नियोजित, यानी सारी चीजों की यहाँ पे प्लानिंग की जाती थी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कई सारी पार्टियां नहीं थी, यहाँ पे एक ही पार्टी थी, उसी का दबदबा था, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। शुरू में तो सब कुछ यहाँ पे सही रहता है, लेकिन बाद में ये पार्टी तानाशाही हो जाती है, तो यहाँ पे सब कुछ बिगड़ने लगता है। आगे देखो, इसकी अर्थव्यवस्था जो थी वो काफी विकसित थी, काफी विकसित थी। अगर हम देखें अमेरिका को कोई टक्कर देने वाला था पूरी दुनिया में, तो वो बस सोवियत संघ था। सोवियत संघ के अलावा कोई ऐसा नहीं था जो अमेरिका को टक्कर दे सके। तो विकसित अर्थव्यवस्था थी इनकी। यहाँ पे संचार प्रणाली की बात करें तो वो भी उन्नत थी, यानी कि बिल्कुल बढ़िया संचार प्रणाली थी यहाँ पे। इनके पास बहुत संसाधन थे, जैसे खनिज संसाधन, तेल संसाधन, लोहा, इस्पात, सारे के सारे संसाधन जो थे इनके पास अवेलेबल थे, इसलिए सोवियत संघ जो था ताकतवर था। और पॉइंट देखो इसके, देखिए दूर दराज के इलाकों तक इनका जो एक कनेक्टिविटी होती है, यानी कि आवागमन की जो व्यवस्था थी वो बेहतर थी, आपस में कनेक्ट थे सारे दूर दराज के इलाके इनके। यहाँ पे क्या था, इनका जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग था, घरेलू लेवल पे ये जो चीजें बनाते थे उसमें ये बहुत आगे थे। पिन से लेकर कार तक का निर्माण होता था, ये एक तरह से उदाहरण का काम कर रहा है। पिन से लेकर कार तक का निर्माण का मतलब है छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज का निर्माण जो है घरेलू स्तर पे कर लेता था सोवियत संघ, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे लोगों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, यानी कि एक व्यक्ति के लिए जो बेसिक नीड होती है उसकी सुविधा थी। किसी की बेसिक नीड क्या होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार, हेल्थ सुविधाएं, यही सब होता है ना। तो सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध थी आसानी से, सब सही था। बेरोजगारी यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। स्वास्थ्य सुविधाएं, हेल्थ सर्विस देखें तो ठीक थी, एजुकेशन यहाँ पे सबको मिल जाती थी। और मिल्कियत का प्रमुख जो रूप है वो राज्य का स्वामित्व था, यानी कि जो देश में जो सत्ता थी वो पूरी तरीके से राज्य के हाथ में थी, ठीक है। राज्य के हाथ में ही सब कुछ होता था, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन के हैं तो यहाँ पे कोई खास प्राइवेटाइजेशन नहीं था, सब कुछ सरकार के हाथ में ही रहता था, और यही समाजवादी व्यवस्था होती है। उत्पादन के जो साधन होते हैं उस पे भी राज्य का नियंत्रण होता था, जो भी उद्योग हो गए, ठीक है, बड़े बड़े उद्योग, भारी उद्योग, छोटे उद्योग, हर तरह के उद्योग वगैरह सब कुछ क्या होते थे, राज्य के हाथ में होते थे, यानी सरकार के अंडर में होते थे। तो ये इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। पेपर में लैंग्वेज घुमा के पूछे तो भी आपको इसी प्रकार से करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बताइए सोवियत संघ जो है उसका विघटन के कारण क्या थे। आपको पता है सोवियत संघ एक महाशक्ति थी जो हमेशा से अमेरिका को टक्कर देती थी, लेकिन होता क्या है 1991 में, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, यानी सोवियत संघ टूट जाता है, ठीक है। आखिर क्यों टूटा, उसके क्या कारण थे, ये हमें यहाँ पे बताने हैं। तो देखिए पेपर में लैंग्वेज घुमा के कैसे पूछेंगे, सोवियत संघ एक महाशक्ति था लेकिन फिर भी वो विघटन की ओर चला गया, क्या कारण थे, ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो देखिए नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना, यानी कि सोवियत संघ में एक ही पार्टी का शासन था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी,
और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। ठीक है, आगे देखिए। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का सिकंजा कसता चला गया। नौकरशाही क्या होती है? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब जो सरकार के जो अधिकारी होते हैं, जो प्रशासन का कार्य करते हैं, वो अधिकारी लोग इतने ज्यादा एक तरह से उनका पूरा कब्जा हो गया था, उनके पास कुछ विशेष अधिकार थे, ताकतवर थे। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं वहाँ की जो आम जनता थी उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा था। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ही पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी, और ये जो पार्टी थी ये धीरे धीरे तानाशाही होती गई। अब जब ये पार्टी तानाशाही हो गई थी तो इसका नुकसान हुआ। ठीक है, और जनता को इसका सीधा सीधा नुकसान झेलना पड़ा। इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि सरकार से इसको हटा के दूसरे को ला दे। अब पार्टी ही एक है तो दूसरे को ला ही नहीं सकते, तो ये भी समस्या थी। अब इनके पास संसाधन तो बहुत थे। ठीक है, अभी हमने बढ़ता ना विशेषताओं में, संसाधन थे, लेकिन इन्होंने क्या करा, अपने संसाधन का ज्यादातर उपयोग जो था वो परमाणु हथियार बनाने में लगा दिया। यानी ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियारों पे ही इन्होंने ध्यान दिया, जनता को पर ध्यान ही नहीं दिया। जनता यहाँ पे त्रस्त हो रही थी लेकिन इनको हथियार बनाने की पड़ी थी। तो इस वजह से क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं पिछड़ने लगा था। टेक्नोलॉजी के मामले में देखें, प्रौद्योगिकी को टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे यानी बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें देखें तो पश्चिमी के देश यानी अमेरिका से हम तुलना करें तो उसके मामले में सोवियत संघ जो था अमेरिका के मुकाबले में पिछड़ रहा था। यहाँ पे रूस की प्रमुखता थी, यानी रूस जो था यहाँ पे मेन था। देखो, मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था कि सोवियत संघ जो बना था वो 15 रिपब्लिक्स, 15 गणराज्य को मिलाकर बना था। उसमें से एक था रूस, ठीक है, रसिया। अब जो उनमें से एक था रसिया, रसिया की बहुत ज्यादा वहां पे चलती थी, ज्यादा चलती थी। इसकी वजह से जो 14 गणराज्य थे उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता था इग्नोरेंस, कि उनको इग्नोर किया जाता है। तो रूस की प्रमुखता की वजह से भी मतलब ये जो सोवियत संघ के बाकी गठबंधन के जो देश थे वो से नाराज थे। फिर क्या होता है, गोरबाचेव आते हैं, मिखाइल गोरबाचेव। वो लोगों में एक आस जगा देते हैं कि भाई मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो गोरबाचेव ने क्या करा, वहां पे सुधारों का प्रयास किया। अब जब इन्होंने सुधारों का प्रयास किया तो लोगों ने और विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, इनकी खुद की पार्टी ने विरोध करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जनता को चाहिए था बहुत तेजी से रिफॉर्म हो जाए, परिवर्तन हो जाए, सुधार हो जाए, लेकिन तेजी से परिवर्तन नहीं हो सकता था। तो कहीं ना कहीं इनके सुधारों का विरोध हुआ। अर्थव्यवस्था जो थी इनकी गतिरुद्ध हो चुकी थी, रुक गई थी एक तरह से। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होने लगी थी। एक टाइम ऐसा था जब सोवियत संघ में सब कुछ बेहतरीन था, उत्पादन बहुत बड़े लेवल पे था, पिन से लेके कार तक का निर्माण होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, उपभोक्ता वस्तुओं की इनको कमी हो रही है। राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुत्ता की इच्छा का उभार हुआ। जो लोग राष्ट्रवादी थे, जो देश प्रेमी लोग थे, उनकी कहीं ना कहीं भावनाएं उभर रही थी। होता हुआ क्या था, एक इनसे झूठ बोला गया था। इनसे ये झूठ बोला गया था कि हम जो है हम तरक्की कर रहे हैं, पश्चिमी देशों के मुकाबले हम तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, हम बेहतर कर रहे हैं। जब उनको पता लगता है कि अमेरिका जैसे देश, पश्चिमी देश बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं और हम तो पिछड़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में एक गुस्सा होता है। ठीक है, राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार आता है और उसकी वजह से खूब विरोध इनका किया जाता है। सोवियत प्रणाली सत्तावादी हो गई थी। अब का मतलब क्या होता है कि जो लोग सत्ता में बैठे हों, जिनका शासन हो, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी थी, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, वो बस अपना अपना फायदा देख रही थी, जनता के लिए कोई फायदा नहीं देख रही थी, जनता के लिए कुछ करना पसंद नहीं कर रही थी। इसी को कहा जाता है सत्तावादी होना। तो यहाँ की पार्टी जो थी सत्तावादी हो गई थी। पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह ना होना, यहाँ की जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। जनता होता है ना कि हम जनता कहीं ना कहीं मतलब जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में हमारी जो राजनीतिक पार्टियां होती है जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं। लेकिन यहाँ तो लोकतंत्र था ही नहीं, तो यहाँ पे जनता के प्रति कोई जवाबदेही थी नहीं, जिसकी वजह से जनता नाराज थी। तो ये सारी समस्याएं थी जिसकी वजह से सोवियत संघ जो था टूट गया था। पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा 6 मार्क्स में आएगा, 6 पॉइंट लिख के एक्सप्लेन करना है। 4 नंबर में आता है तो 4 पॉइंट लिख के एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 2 नंबर में आएगा ही नहीं है क्वेश्चन, 4 या 6 में ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? यानी जब सोवियत संघ टूट गया तो उसके क्या परिणाम हुए थे, ये आपको बताने हैं। तो देखिए, दो महाशक्ति थी, एक तरफ अमेरिका था और एक तरफ सोवियत संघ था। दोनों के बीच में, ठीक है, हथियारों की होड़ चल रही थी, सारी समस्या चल रही थी, विचारधाराओं की लड़ाई चल रही थी, या कह ले शीत युद्ध चल रहा था। अब जब एक महाशक्ति नहीं बची यानी सोवियत संघ नहीं बचा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, शीत युद्ध समाप्त हो जाएगा। यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध जो था वो समाप्त हो गया। फिर दोनों के बीच में हथियारों की होड़ थी, एक तरफ यूएसए रहता था, एक तरफ यूएसएसआर रहता था,
इन दोनों के बीच में हथियारों की होड़ रहती थी। अब जब यूएसएसआर नहीं बचा तो शीत युद्ध तो समाप्त हुआ ही हुआ है, उसके साथ साथ हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई, क्योंकि अमेरिका अब एकमात्र ताकतवर देश बचा था। विचारधाराओं की लड़ाई का अंत, ठीक है, इनके बीच में विचारधाराओं की लड़ाई थी। अमेरिका कहता था कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है दुनिया में सबसे बेहतरीन व्यवस्था है। सोवियत संघ कहता था कि समाजवादी व्यवस्था जो है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन व्यवस्था है। इनके बीच में विचारधाराओं की लड़ाई थी। अब जब सोवियत संघ बचा ही नहीं तो फिर वो विचारधाराओं की लड़ाई भी खत्म हो गई। अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था को ही बेहतर माने जाने लगा। एक ध्रुवीय विश्व, यानी पहले दुनिया में दो ध्रुव थे, यानी महाशक्तियां जो थी, इसकी वजह से दुनिया दो ध्रुवों में बट गई थी। अब जब एक महाशक्ति नहीं बची तो हुआ क्या, दुनिया जो है एक ध्रुवीय बच गई और दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व हो गया, यानी अमेरिका एक ताकतवर देश बनकर उभरा। अमेरिका जो था कई सारे स्टेट्स को मिला के बना हुआ है, ठीक है, जिसको यूएस से कहा जाता है, यानी कि अकेला अमेरिका नहीं है, उसमें 50 के करीब स्टेट हैं। आगे देखो, सोवियत संघ टूट गया। अब जब सोवियत संघ टूट गया तो सोवियत संघ जो था 15 गणराज्यों को मिला के बना था, हमने पढ़ा है। अब 15 गणराज्य जो थे स्वतंत्र हो गए, यानी कि नए देशों का उदय हो गया। अब ये नए देश के रूप में सामने आए। सोवियत संघ जो था इसको यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट मिली थी, स्थायी सदस्यता मिली हुई थी। अब उसका उत्तराधिकारी किसको बना दिया गया, रूस को, यानी कि वीटो पावर अब किसको मिल गई, रूस को मिल गई। ठीक है, विश्व की राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए। बिल्कुल, पहले जो शक्ति संबंध थे वो अलग थे, एक तरफ अमेरिका एक तरफ सोवियत संघ था, कुछ अमेरिका की तरफ जा रहे थे कुछ सोवियत संघ की तरफ जा रहे थे। अब सोवियत संघ खत्म ही हो गया, बचा कौन, अमेरिका। तो अब शक्ति संबंध जो थे वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो गए। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाने लगा। पहले कहा जाता था ना, कुछ लोग कहते थे पूंजीवाद अच्छा है, कुछ लोग कहते थे समाजवाद अच्छा है, लेकिन जो समाजवाद को अच्छा बताते थे वो तो डूब गए। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवाद पे क्वेश्चन मार्क लगाए जाने लगा कि समाजवाद अगर सच में अच्छा था तो क्यों डूब गया भाई सोवियत संघ। तो ये हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोरबाचेव जो है इनके सुधारों की नीति जो थी उसका वर्णन करना है। तो देखिए, मिखाइल गोरबाचेव जो थे उन्होंने देखा कि सोवियत संघ में बहुत सारी कमियां हैं, यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, आर्थिक सुधारों की जरूरत है, प्लस में हम तो भाई अमेरिका से काफी पिछड़ गए हैं, यानी कि सोवियत संघ को ऊपर ले जाने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी में सुधार करने की जरूरत है। बहुत सारी कमियां उन्होंने महसूस करी। तो मिखाइल गोरबाचेव ने क्या कोशिश की कि चलिए सोवियत संघ में कुछ सुधार करते हैं। मिखाइल गोरबाचेव ने सोवियत संघ में आर्थिक राजनीतिक सुधारों का प्रयास किया, नीति बनाई, पॉलिसी बनाई। अब इनकी इस पॉलिसी का जो विरोध था इनकी ही पार्टी के लोग यानी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही करने लगे थे। गोरबाचेव ने क्या करा, लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई, यानी कि अब यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था लाना था, उसके लिए भी इन्होंने प्रयास करा। इन्होंने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति चलाई थी, ठीक है, जो आर्थिक सुधार के लिए चलाई गई थी। ये रशियन वर्ड है और इसके तहत यहाँ पे आर्थिक सुधार का प्रयास किया गया था। तो ये पूछा जाता है पेपर में कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए सोवियत संघ के विघटन के बाद, यानी जब सोवियत संघ खत्म हो गया, दुनिया में अमेरिका महाशक्ति बचा था, यानी विश्व जो था एक ध्रुवीय हो गया था, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए बिल्कुल सही है, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति जो था वो अमेरिका ही बचा था। अमेरिका का जो वर्चस्व था वो पूरे विश्व में हमको देखने को मिला, पूरी दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व दिखा। अमेरिका को टक्कर देने वाला कोई भी नहीं बचा था, ठीक है, अमेरिका को टक्कर देने के लिए कोई नहीं बचा था। अमेरिका इकलौता महाशक्ति बच गया था। और वैश्विक शक्ति के रूप में अगर हम देखें तो संबंध जो थे वो बदल गए थे, पूरे विश्व में अब अमेरिका ही महाशक्ति बचा था। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व दिखा था। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत आता है। या तो आपसे पूछ लेंगे शॉक थेरेपी क्या है, या पूछ लेंगे शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए, या शॉक थेरेपी के क्या हानियां हुई या लाभ हुई, कैसे भी आपसे पूछ लेंगे। पर कभी कभी शॉक थेरेपी से क्वेश्चन आ जाता है। तो शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है ये समझिए। इसका मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी शॉक देना। आपने देखा ना, शॉक थेरेपी की जाती है, यानी आघात पहुंचा के उसका उपचार किया जाता है। तो देखिए हुआ क्या था आखिर, इसका मतलब ये है, लेकिन इसका अ, विश्व के नजरिए से देखें तो उसका क्या मीनिंग होगा उसको देखते हैं। देखिए, साम्यवाद का पतन, यानी जब समाजवादी व्यवस्था खत्म हो गई थी, यूएसएसआर खत्म हो गया था, उसके बाद सोवियत संघ के जो गणराज्य थे, जो 15 गणराज्य थे, उनको
विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित एक मॉडल अपनाना था, ठीक है, अपनाना पड़ा। इसी को शॉक थेरेपी कहा गया। अब शॉक थेरेपी के तहत क्या करना था, इनको जो पुरानी व्यवस्था है यानी साम्यवाद की जो व्यवस्था है उसको छोड़ देना था और नई व्यवस्था यानी कि पूंजीवाद व्यवस्था को अपनाना था। इसी को शॉक थेरेपी कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसको और आसान शब्दों में कहूँ, बिल्कुल सिंपल शब्दों में, तो देखिए क्या हुआ। सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिला के बना था, बिल्कुल ठीक है। सभी देशों में क्या व्यवस्था थी, साम्यवादी व्यवस्था थी। सोवियत संघ टूट गया, यस टूट गया। 15 देश आजाद हो गए, बिल्कुल, अब वो स्वतंत्र थे, बिल्कुल स्वतंत्र है, ठीक है। अब उनको वापस से ऑप्शन था, या तो साम्यवाद को अपनाओ या पूंजीवाद को अपनाओ। साम्यवाद को अपनाएंगे तो वो साम्यवाद को पहले ही देख चुके हैं कि 70 साल में कितना उनका नुकसान हुआ है। उन्होंने सोचा कि हम भी पूंजीवाद को अपनाते हैं जिससे कि हम डेवलप हो जाएंगे, यही सोच के इन्होंने अपनाया। तो ये जो साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद को की तरफ जाना या पूंजीवाद को अपनाना था, ये शॉक थेरेपी के तहत हुआ था, ठीक है। तो ये है आपके लिए। अब इन्होंने ये सोच के अपनाया था कि शॉक थेरेपी को मतलब ये शॉक थेरेपी को अपनाकर या फिर पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाकर इनको फायदा होगा, इन्होंने ये सोचा था। लेकिन इनको फायदा नहीं हुआ, उसका नुकसान हो गया, ठीक है। तो आगे नुकसान भी देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं इसकी क्या विशेषता है। तो जब शॉक थेरेपी को अपनाया गया तो उसको क्या क्या चीजें हुई। तो इसमें क्या था, अब मिल्कियत का प्रमुख निजी स्वामित्व होगा। पहले क्या होता था, राज्य के हाथ में होता था, यानी सत्ता जो थी 100% पूरी तरीके से किसके हाथ में होती थी, पहले पहले सरकार के हाथ में, राज्य के हाथ में। लेकिन अब वो व्यवस्था खत्म। अब जो सत्ता है वो किसके हाथ चली गई, निजी स्वामित्व यानी कि प्राइवेट लोगों के हाथ में चली गई। राज्य की जो संपदा थी यानी सरकार की जो संपत्ति थी उसका भी निजीकरण किया गया, क्योंकि जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है उसमें निजीकरण बहुत होता है। पहले जो सामूहिक फार्म की व्यवस्था थी, अब उसकी जगह पे निजी फार्म बनाए गए। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपना लिया इन्होंने, ठीक है। अब ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि लाभ कमाएं, पूंजीवादी में यही होता है। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, आपस में दो देश व्यापार करते हैं तो आपस में अपनी मुद्राओं को कहीं ना कहीं एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। और पश्चिमी देशों की जो आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, पश्चिमी देशों से अब ये व्यापार करेंगे। पश्चिमी देश में अमेरिका हो जाएगा और वो यूरोप के देश हो जाएंगे, इनके साथ इनका कहीं ना कहीं जुड़ाव होगा, इनसे व्यापार बढ़ेगा। पूंजीवाद के अलावा किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया, यानी कि इन्होंने अपनाया तो अपनाया केवल पूंजीवाद, कोई दूसरी व्यवस्था को नहीं अपनाया, ठीक है। तो इस तरीके से जो हुआ, ये शॉक थेरेपी की विशेषता है। पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए। अब हमने ये देखा कि इन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाया, इन्होंने साम्यवाद को छोड़ा, पूंजीवाद को अपनाया, तो क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ, इसको देखते हैं। इन्होंने ये सोच के अपनाया था कि फायदा हो, लेकिन फायदा नहीं हुआ। देखो, उसको अपनाने के बाद पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो थी वो तहस नहस हो गई, सब कुछ तबाह हो गया। रूस का जो औद्योगिक ढांचा था वो पूरी तरीके से चरमरा उठा। बड़े बड़े उद्योग होते थे कभी रूस में, सब कुछ यहाँ पे धीरे धीरे चरमरा गए, खत्म होने लगे। 90% जो इनके उद्योग थे वो निजी कंपनी को यानी प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया। जो महत्वपूर्ण उद्योग थे उसको बहुत कम कीमत में बेचा गया, औने पौने दामों पे बेचा गया। इसीलिए इसको इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। गराज सेल मतलब ऐसे जो कीमती उद्योग जिनकी कीमत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसको काफ़ी कम कीमत में बेचा गया, यानी महंगी चीज़ को बहुत सस्ते में बेच दिया गया। इसीलिए इसको इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है, ठीक है। सब कुछ तबाह हो गया शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद। और देखो, रूस की जो मुद्रा थी रूबल, ठीक है, जैसे अमेरिका की मुद्रा है डॉलर, भारत की मुद्रा है रुपया, ठीक है, यूरोप के देशों की मुद्रा यूरो है, ऐसे ही रूस की मुद्रा थी रूबल। इसमें गिरावट आ गई। अब जब गिरावट आई तो वहाँ पे महंगाई बढ़ गई। अब महंगाई बढ़ी तो लोगों की जो जमा पूंजी थी वो जाने लगी। खाद्यान्न का इनको आयात करना पड़ा, इनके पास खाद्यान्न भी कम पड़ रहा था, बाहर से ये कहीं ना कहीं खरीदने लगे थे। जो पहले इनको सब्सिडी मिलती थी यानी सरकार से रियायत मिलती थी, कुछ सब्सिडी मिल जाती थी, वो भी पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई, ठीक है। जनता पे और बोझ बढ़ा। अमीर और गरीब जो लोग थे इनके बीच में तीखा विभाजन हो गया, यानी जो अमीर थे वो बहुत अमीर थे और गरीब थे वो बहुत गरीब थे, यानी इनके बीच में विभाजन जो था वो बहुत तीखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल से क्या अभिप्राय है। इसको CIS भी कहा जाता है शॉर्ट में, ठीक है। देखिए, सोवियत संघ का विघटन हो गया था, हम सभी जानते हैं। उसके बाद जो 15 देश थे, जो 15 गणराज्यों से मिला के सोवियत संघ बना था, वो स्वतंत्र देशों का उदय हो गया था, ये भी देखा हमने। इन देशों ने क्या करा, मिलकर एक संगठन बना लिया, ठीक है, जिसको CIS कहा जाता है या फिर स्वतंत्र राष्ट्रों का
राष्ट्रकुल कहा जाता है। इसकी सदस्यता जो थी वो स्वैच्छिक थी, आप चाहो तो इसके सदस्य बन सकते हो, ना चाहो तो कोई बनने की जरूरत नहीं है, स्वैच्छिक है, अपनी मर्जी से बन सकते हैं। और ये क्या, इनका काम क्या था कि सदस्य देशों के बीच में व्यापार हो सके, ठीक है, श्रम का को बढ़ावा दिया जा सके, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। तो ये बहुत सिंपल है, हो सकता है आपके पेपर में पूछ लें, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, रूस तथा अन्य पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंधों पर चर्चा कीजिए। यानी रूस जो है और अन्य जो साम्यवादी देश हैं, जो पहले साम्यवादी थे, ठीक है, पूर्व साम्यवादी देश, इनके साथ भारत के रिलेशन जो है वो कैसे हैं ये बताने। तो देखिए, भारत के रिलेशन ना हमेशा अच्छे रहे हैं, ठीक है, रूस के साथ और अन्य साम्यवादी देशों के साथ। तो समझते हैं, पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध जो है वो अच्छे हैं। रूस के साथ तो हमारे संबंध बहुत ज्यादा मजबूत थे, हमने हमेशा से पढ़ा है, ठीक है। रूस और भारत दोनों का सपना था बहुध्रुवीय विश्व बनने का। अब ये बहुध्रुवीय विश्व का क्या मतलब है ये समझ लो। देखो, दुनिया में अगर एक महाशक्ति बची अमेरिका, तो उसे बोलते हैं एक ध्रुवीय विश्व। जब दो महाशक्ति थी अमेरिका और सोवियत संघ, उसको बोलते थे दो ध्रुवीय विश्व। अब जब दुनिया में बहुत सारे देश ताकतवर होंगे, बहुत सारी महाशक्तियां होंगी, तो इसको बोलेंगे बहुध्रुवीय विश्व। यानी भारत और रूस चाहते हैं कि दुनिया जो हो वो बहुध्रुवीय विश्व बने, दुनिया में बहुत सारे देश हो, ताकतवर हो, ठीक है। दोनों ही देश जो है आपस में सह अस्तित्व की भावना रखते हैं, एक दूसरे की सामूहिक सुरक्षा पे काम करते हैं, ठीक है, क्षेत्रीय संप्रभुत्ता का सम्मान करते हैं, दोनों की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने पे विश्वास करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बनाने और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। तो ये बातें की गई है। आगे देखिए, वर्ष 2001 में क्या होता है, भारत और रूस के द्वारा 80 समझौते होते हैं द्विपक्षीय। एक तरफ रूस था, रसिया था, एक तरफ इंडिया था, दोनों के बीच में 80 समझौते हुए थे। तो ये एक तरह पॉजिटिव साइन है, यानी कि सकारात्मक आपको दिखाई दे रहा है। भारत जो है रूस के हथियारों का एक बड़ा खरीदार है, रूस के हथियार हमारी सरकार खरीदती है। रूस से हम तेल भी खरीदते हैं, ठीक है। परमाणविक योजना में, अंतरिक्ष योजना में रूस जो है कहीं ना कहीं इंडिया की मदद कर रहा है। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, अभी तो हमने रूस के बारे में पढ़ा, ये भी पूर्व साम्यवादी देश हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनके साथ भी हमारा ऊर्जा आयात को बढ़ाने का प्रयास हुआ है। उज्बेकिस्तान से बात करें तो उज्बेकिस्तान के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं, ठीक है। इसके और यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय कलाकारों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरीके से हमें ये पता लगता है कि भारत का जो संबंध है ना केवल रूस से, बल्कि और भी जो पूर्व साम्यवादी देश थे, जो कभी साम्यवादी हुआ करते थे, उन देशों के साथ भारत के संबंध जो है हमेशा से अच्छे रहे। और खासकर हमारे सबसे ज्यादा अच्छे संबंध किससे रहे, रूस से रहे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों में संघर्ष और तनाव की स्थिति। पूर्व सोवियत संघ का मतलब है जो कभी सोवियत संघ में हुआ करते थे, यानी एक्स, ठीक है, वो कंट्रीज जो कभी सोवियत संघ में होती थी, वहां पे हमेशा तनाव की, लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, उसके बारे में आपको बताना है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, ताजिकिस्तान जो है 10 साल तक गृह युद्ध की चपेट में रहा, 10 साल तक गृह युद्ध चलता रहा, लड़ाई झगड़े दंगे ये चलता रहा, बहुत नुकसान उठाया। रूस के दो गणराज्य थे, चेचन्या और दागिस्तान, यहाँ पे हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए, जो अलग होना चाहते थे, लड़ाई झगड़ा दंगा यहाँ भी चला, ठीक है, यानी तनाव की स्थिति यहाँ भी थी। अजरबैजान की बात करें या अर्मेनिया की बात करें तो यहाँ भी हिंसा है, तनाव की स्थिति है, तो यहाँ पे भी वही व्यवस्था रही, यानी तनाव की स्थिति रही। यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में देखें तो यहाँ पे जो मौजूदा शासन है उसको उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चला, यानी कि यहाँ पे ना शांति नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, आपस में लड़ना, गृह युद्ध, दंगे, ये सब यहाँ चलते रहते हैं, सरकार के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ। तो ये हाल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपना जो चैप्टर है, चैप्टर सेकेंड, सॉरी चैप्टर फर्स्ट, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। यहाँ पे क्या होगा, आपको अपडेट मिलेगी लाइव क्लास की, कि कब कब हमारी लाइव क्लास होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट की लाइव क्लास होगी, सारी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है जरूर ज्वाइन करना। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है, डायरेक्ट मुझको वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले चैप्टर में, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे।